हेलो डियर लर्नर्स, मैं रचना एक बार फिर आपके सामने आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। सीपीयू से क्या होता है सीपीयू? अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू जनरली क्यों यूज होता है और इसका मेन काम क्या है? ये कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है क्योंकि ये एक हार्डवेयर का पार्ट होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या है मेन, हमारे पास में ब्रेन। अगर हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा तो हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। विदाउट ब्रेन के हमारे शरीर में कोई भी काम हम कर भी नहीं सकते हैं और ना ही हमारे लिए कोई भी काम करना आसान होगा। ऐसे ही सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हुई है सीपीयू की डेफिनेशन। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टास्क। ठीक है, इसके अलावा सीपीयू इज द हार्डवेयर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग द फंडामेंटल ऑपरेशन रिक्वायर्ड। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का हमारा ब्रेन होता है और ये क्या है, हमारा हार्डवेयर का कंपोनेंट है क्योंकि ये इसको हम टच कर सकते हैं इसीलिए ये हमारे हार्डवेयर में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, मेन कंपोनेंट है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ ये प्राइमरी कंपोनेंट है। ठीक है, आई होप अब आपको सीपीयू क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके प्रोसेसिंग की बात करूंगी और इसके लिए आपके लिए एक डायग्राम बनाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए एक सीपीयू का डायग्राम बताऊंगी जिसमें हम सीपीयू का पूरा जो वर्किंग प्रोसेस है उसको समझेंगे। सीपीयू का जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके से वर्क करता है। सीपीयू को पहले हम इनपुट देते हैं, इनपुट में हमारा कुछ इंस्ट्रक्शन आता है, उसके बाद उसमें कंट्रोल यूनिट का यूज होता है। कंट्रोल यूनिट में भी हमारे दो ऑप्शंस रहते हैं, इसमें हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों ही रहते हैं। ठीक है, ये हमारा नीचे एएलयू आ गया। ये कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के जो हमारे मेन जनरली, इसके बिना सीपीयू काम नहीं करता है। ठीक है, जिसका मैं डायग्राम बना रही हूं। इसके बाद हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा सीपीयू। सीपीयू हमारा इस तरीके से वर्क करता है। हमने इनपुट इसको कुछ दिया, उसमें कंट्रोल यूनिट ने उसको रिसीव किया। कंट्रोल यूनिट ने रिसीव करने के बाद में पहले वो ये देखता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि वो मेमोरी में जाएगा, मेमोरी के बाद फिर एएलयू में चेक करेगा, उसके बाद वो हमारे लिए आउटपुट देगा। इनपुट हम किसके थ्रू देते हैं? इनपुट देते हैं हम कीबोर्ड या माउस। ठीक है, सीपीयू में क्या हो गया, हमारा कंट्रोल किया और इसको इंस्ट्रक्शंस मिला। आउटपुट हमारे लिए किस पे आया? मॉनिटर पे। ये हमारा कीबोर्ड माउस हो गया, ये हमारा सीपीयू हो गया और ये हमारा मॉनिटर हो गया। दैट इज पूरा प्रोसेस, होल प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा कंप्यूटर। ठीक है, इसके बिना यानी कि कंप्यूटर इसके बिना पूरा नहीं है और मॉनिटर पर भी हम अगर आउटपुट चाहिए तो भी हमें इसके लिए मॉनिटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो होल प्रोसेस क्या कहेंगे हम इसको? कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा होल प्रोसेस हो गया। सीपीयू के तीन कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू यूनिट। अभी मैं आपके लिए सबसे पहले कंट्रोल यूनिट समझाऊंगी, उसके बाद एएलयू आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास में मेमोरी आ जाएगी। ठीक है, मैं अपना टॉपिक कुछ देर के लिए रोककर आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब कर रहे हैं या किसी कारण से आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, अब आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एपनी ग्रुप लेकर आया है आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज, जिसे आप एपनी ग्रुप के माध्यम से सुभारती यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्सेज बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीलिव, एमलिव, एमबीए, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज ही एडमिशन लीजिए और अपनी रुकी हुई पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए और अपने कैरियर की एक नई शुरुआत कीजिए। तो आज ही एडमिशन लेने के लिए एपनी ग्रुप में संपर्क करें। एपनी ग्रुप का नंबर हमारी स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है। हमारा नंबर है 8923476004। आइए अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सीपीयू के तीन कंपोनेंट होते हैं, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सीयू कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे। कंट्रोल यूनिट वर्क कैसे करता है? कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। मतलब जो हम कंप्यूटर में अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं
उसको क्या करता है, इनपुट दिया हमने तो वो कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उसको पहले कंट्रोल करता है और ये चेक करता है जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एक्चुअल में वर्क क्या करना है, ठीक है। तो ये पहले अब हमारा जो डेटा होता है पहले मेमोरी के पास जाता है, उसके बाद एलोकेशन, उसके बाद ALU के पास जाता है, उसके बाद ये हमें आउटपुट देता है। इसके जो मेन फंक्शन होते हैं डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस। डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि वो फंक्शन जैसे हमें अगर ऐड करना है या हमें सब्ट्रैक्शन करना है या हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारी क्या हो जाती है, डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन। उसके बाद डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि ये जो हमारा उसके बाद सीक्वेंस चेक करता है कि हमें भेजना किसके पास है, ALU में या फिर मेमोरी में जाके डेटा स्टोर करें। कंट्रोलिंग अदर यूनिट्स, और ये इसके अलावा फाइल्स को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी कोई फाइल करप्ट हो रही है, कभी डेटा हमारा शो नहीं होता है, या हमारे लिए कोई डेटा ऐसा है जो स्पैम में है लेकिन हमारे लिए शो नहीं कराना है, इस तरीके से ये क्या करता है, सारी फाइलों को चेक भी करता है, ठीक है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल जैसे मैं बताऊं आपके लिए कि कंट्रोल यूनिट, कोई हमें सपोज दैट कोई 2 यूनिट है और उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो 2 यूनिट हमारी ऐड है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, एक हमारा एग्जांपल है A + B, हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो A हमने क्या कर दिया, इसको पहले हमने इसको इनपुट दिया, इनपुट हमारा क्या है, A है और प्लस B है, ये हमारे 2 इनपुट हो गए। इसके बाद कहाँ जाता है ये, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट के पास यहाँ पर क्या मिलेगा, हमारे लिए मेमोरी मिलेगी, और यहाँ से हमारे सेंडर रिसीवर दोनों चीजें होती हैं। ये मेमोरी में जाके इंस्ट्रक्शन को चेक करता है कि मुझे डेटा किसके पास भेजना है। ये देखता है कि हमने इंस्ट्रक्शन कौन से दिए हैं, ALU के, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दी है, ये हमारे मैथमेटिक्स सिंबल्स में आता है। इसके बाद ये हमारे लिए कहाँ जाएगा, ये हमारे पास में ALU के पास जाता है डेटा को लेकर। ये ALU के पास गया, इसने यहाँ से इंस्ट्रक्शंस रिसीव किए, उसके बाद हमारे पास में इसने क्या कर दिया, जो हमारे लिए आउटपुट है इसने हमारे लिए वो शो करा दिया। जैसे हमारे लिए मान लीजिए 4 + 5 थी, ये हमारी A और B की वैल्यू थी, तो हमारे लिए आउटपुट में क्या दिखा देगा, ये 9। क्यों, क्योंकि हमने जो इसको इंस्ट्रक्शंस दिए थे कंट्रोल यूनिट को, वो दिए थे हमारे एडिशन के लिए, कि हमें 2 नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो इस तरीके से हमारा कंट्रोल यूनिट काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे ALU सेक्शन, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि इसके नाम में ही दिख रहा है हमारे लिए क्या है, ये अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब जो हमारे मैथमेटिक्स के क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। मैथमेटिक्स के ऑपरेशन लाइक हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। अब हम बात करें कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक ऑपरेशन को कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे उसको प्रोसेस में लेकर आता है। अर्थमेटिक जो हमारा ALU होता है, इसके भी हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा अर्थमेटिक सेक्शन होता है, एक हमारा लॉजिक सेक्शन होता है, ठीक है। लॉजिक सेक्शन होता है, तो लॉजिक सेक्शन और अर्थमेटिक सेक्शन, अर्थमेटिक सिंपली हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके लिए यूज किया जाता है। जो हमारा लॉजिक सेक्शन होता है, लॉजिक सेक्शन जो होता है हमारा, फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशंस सच एज कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग एंड मार्जिंग ऑफ डेटा। अब माइंड में ये बात मतलब आ रही है कि मतलब क्या हम लोग लॉजिक सेक्शन को कहाँ यूज करते होंगे। लॉजिक सेक्शन जैसे कि इसमें क्लियरली हमारा आ रहा है कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग और मैचिंग, यानी कि लॉजिक सेक्शन का मतलब होता है लॉजिक गेट, जिसमें हम हमारे एंड गेट, नॉट गेट और गेट, ये हमारे क्या है, कुछ लॉजिक गेट हैं जिसको हम लॉजिक सेक्शन में यूज करते हैं। इस पर भी हमारा क्या करता है, CPU वर्क करता है, जो कि हमारे कंट्रोल यूनिट से जो हमारे डेटा सेंडर और रिसीविंग में यूज होता है ALU में। तो ALU के 2 सेक्शन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा अर्थमेटिक होता है, एक हमारा लॉजिक होता है। अर्थमेटिक में सिंपली जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के, डिवीजन, परसेंटेज, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक में आते हैं। लॉजिक सेक्शन में क्या आता है, लॉजिक सेक्शन में हमारा कंपेयरिंग आता है, सिलेक्टिंग आता है, मैचिंग आता है और मर्जिंग आता है, जो कि हम गेट के द्वारा यानी कि लॉजिक गेट के थ्रू यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे मेमोरी की। ठीक है। अब मेमोरी क्या होती है, मेमोरी हिंदी में अगर हम इसको समझें तो याददाश्त, जैसे ब्रेन, हम सारा डेटा अपना जो याद रखते हैं या कोई बात है उसको हम याद रखते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मेमोरी की। और मेमोरी कहाँ रहती है, हमारे दिमाग में, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी भी होती है। कंप्यूटर का भी अपना एक दिमाग है, जिसको मैंने बताया था, क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
सीपीयू, ठीक है। यानी कि ये भी क्या है, हमारे सीपीयू का एक पार्ट है, जो कि मैंने बताया मेमोरी यूनिट, ये हमारा थर्ड कंपोनेंट होता है। इसके बिना भी हमारा सीपीयू काम नहीं करता है और ना ही हमारा कंप्यूटर काम करेगा, क्योंकि जिसमें मैंने लिखा हुआ अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, यानी कि मेमोरी क्या होती है, हमारे जैसे मनुष्य का दिमाग होता है वैसे ही हमारे कंप्यूटर की भी मेमोरी उसी तरीके से होती है, और उसी तरीके से वो डेटा को स्टोर करती है और क्या करती है, डेटा को सेव करती है। क्योंकि हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा, हमारा डेटा सेव ही तो होना है। अगर वो सेव होना है डेटा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। अब मेमोरी के लिए भी कंप्यूटर में क्या होते हैं, अलग से कंपोनेंट्स भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन हो गया। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी रेफर्स टू द कंपोनेंट डिवाइस एंड सिस्टम्स यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट द सीपीयू नीड्स टू परफॉर्म टास्क। यानी कि हमारी जो सीपीयू है उसमें मेमोरी को स्टोर करने के लिए अलग से कंपोनेंट्स भी लगाए जाते हैं। रैम हो गया, रोम हो गया, इसके अलावा हमारे डिवाइसेस हो गई, जैसे मान लीजिए हम पेन ड्राइव का यूज करते हैं, पीडी का यूज करते हैं, सीडी का भी यूज करते हैं, सीडी का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन सारे के सारे डेटा क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं सेव, यानी कि मेमोरी के लिए। लेकिन अगर आपने पीडी में कोई डेटा अपना स्टोर किया है यानी कि सेव किया है, तो अब आप कह रहे होंगे कि मैं पीडी लेके घूम रहा हूँ, लेकिन पीडी के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, कंप्यूटर की। तभी तो आप अपना डेटा शो करा पाएंगे, तभी तो आप अपना डेटा जो है जो आपको काम करना है तभी तो दिखेगा। यानी कि पीडी भी बिना कंप्यूटर के काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपका मेमोरी के जो पार्ट्स हैं, बहुत सारे मेमोरी होती हैं हमारी, रोम होती है, रैम, ईपीरोम, इसके अलावा और भी मेमोरी हैं। जनरली अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड है। मेमोरी हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको भी एक पूरा ग्राफ बना दूंगी, लास्ट में एक ग्राफ बनाऊंगी। उससे पहले मैं आपको सारी मेमोरी एक एक वन बाय वन कैटेगरी में बताती जाऊंगी। मैं अपना टॉपिक कुछ देर के लिए रोककर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब कर रहे हैं या किसी कारण से आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, अब आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एपनी ग्रुप लेकर आया है आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज, जिसे आप एपनी ग्रुप के माध्यम से सुभारती यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्सेज बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीलिव, एमलिव, एमबीए, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज ही एडमिशन लीजिए और अपनी रुकी हुई पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए और अपने कैरियर की एक नई शुरुआत कीजिए। तो आज ही एडमिशन लेने के लिए एपनी ग्रुप में संपर्क करें। एपनी ग्रुप का नंबर हमारी स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है। हमारा नंबर है 8923476004। आइए अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। मेमोरी, मैंने अभी आपसे बात करी थी, अभी आपको बताया था मेमोरी के बारे में, ठीक है। मेमोरी हमारी जनरली दो टाइप की मेमोरी होती है, एक हमारी प्राइमरी होती है, एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो पहले से ही सिस्टम में हमारे रहती है, लेकिन इसके अलावा अगर हमें डेटा को और हमें ज़्यादा डेटा चाहिए और हमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी करना है या हमें अपना डेटा पर्सनली यूज़ के लिए सेव करके रखना है, तो उसके लिए भी हमें अलग से डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी क्या होता है, जो हमारी ऑलरेडी मेमोरी उसमें इनबिल्ट होती है। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जिसके लिए हमें अलग से और डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। तो अभी एक क्वेश्चन आता है मेमोरी पर, अगर इंटरव्यू की भी बात करें और हम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की भी बात करें तो हमसे जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी कौन सी होती है जो लाइट के जाने पर चली जाती है और वो मेमोरी कौन सी होती है जो लाइट के होने पर भी रहती है, यानी लाइट से भी कनेक्शन रहता है इसका। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मतलब हमारी वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम कौन सी होती है हमारी, रीड ओनली मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि ये लाइट जाने के बाद भी डेटा हमारा क्या रहता है, सेव रहता है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है हमारी, कि अगर हमने कोई डेटा अपना इनपुट किया है और हमने उसको सेव नहीं किया, तो लाइट अगर चली जाती है और अगर हमने उसको सेव नहीं किया तो हमारा सारा डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और नॉन वॉलेटाइल की क्या खासियत होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है, जो डेटा ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेव है वो सेव ही रहेगा, उसका सिस्टम को रीस्टार्ट करने से, सिस्टम को शट डाउन करने से कोई भी फर्क
नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो गई। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चंस करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी रैम होती है ये भी हमारी दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। और रोम के भी हमारे बहुत सारे 3 पार्ट्स होते हैं। कैश मेमोरी हमारी होती है जो कि हम लोग नेट के थ्रू, गूगल है, इंटरनेट है, इसका यूज करते हैं, वो सब हमारी कैश मेमोरी कहलाती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी मेमोरी आती है उसमें भी हमारी मैग्नेटिक डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिवाइस हो गई, फ्लैश डिवाइस हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी मेमोरी के पार्ट होते हैं। अब मैं इसको आपको वन बाय वन विद डेफिनेशन विद एग्जांपल ये आपको समझाऊंगी, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और इस डायग्राम को याद कर लीजिए। इस डायग्राम को जितनी अच्छे से आप लोग बनाएंगे उतनी अच्छे से इजी से आपको याद भी रहेगा ये डायग्राम, और समझ में भी आ जाएगा कि मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके अलावा मैं वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डिफरेंस भी आपको दिखवा दूंगी। हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी में अब मैंने आपके लिए इससे पहले क्या बताया, एक ग्राफ बताया था जिसमें मेमोरी के बारे में डिटेल में अब मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी विद एग्जांपल। तो हमारा सबसे पहले बात करी थी प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है हमारा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसी मेमोरी होती है, ये आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू फॉर स्टोरिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स, ठीक है। इसके अलावा इट इज रीड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा अंटिल द मशीन इज वर्किंग। एज सून एज द मशीन इज स्विच ऑफ डेटा इज इरेज्ड, यानी कि ये हमारी रीड और राइट दोनों टाइप से यूज की जाने वाली मेमोरी है। जैसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिखने और पढ़ने वाली कौन सी मेमोरी होती है जिसमें हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, तो वो हमारी कौन सी मेमोरी होती है, हमारी रैम होती है, जिसमें हम रीड भी कर सकते हैं यानी पढ़ भी सकते हैं, राइट कर सकते हैं यानी लिख भी सकते हैं। लेकिन ये तब तक वर्क करती है जब तक कि आपकी मशीन काम करती है, यानी जब तक कि आपका सिस्टम ऑन है तब तक आप इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे जितनी जल्दी ये मशीन ऑफ हो जाएगी आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आया समझ में। जैसे मैंने आपको बताया वॉलेटाइल, तो वॉलेटाइल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, वॉलेटाइल मेमोरी। क्या बोल सकते हैं इसको, वॉलेटाइल, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। अब इसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक हमारा स्टैटिक रैम होता है और दूसरा हमारा डी रैम होता है, यानी कि डायनामिक रैम, ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक, इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ये हमारी लॉन्ग टाइम के लिए होती है, ये हमारी शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ये हमारी एक्सपेंसिव होती है और ये हमारी क्या होती है, बहुत सस्ती होती है, ठीक है। ये हमारी जनरली इसी तरीके से मैन्युफैक्चर की जाती है जितनी हमें जरूरत होती है, जितने हमें डेटा को स्टोर करना है उसके हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी नॉर्मल डिवाइस की तरह यूज होती है कंप्यूटर में, ठीक है। अब हम इसके बारे में क्या है, मैं आपको एस रैम और डी रैम इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ, जिससे आपकी ये डी रैम और एस रैम में भी जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रैम, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया रैम दो टाइप का होता है, एस रैम और डी रैम, यानी स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, ठीक है। दोनों कैसी होती हैं, ये वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं। इसमें मैंने आपके लिए इजी फॉर्मेट में इसको समझाने के लिए मैंने टेबुलर फॉर्म का यूज किया हुआ है। डेफिनेशन में थोड़ी चीज़ों को कंपेयर करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने कंपेरिजन के हिसाब से इसको आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर हम अगर बात करें एस रैम यानी कि हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैम, यानी कि मेमोरी है तो इसका क्या रहेगा, डेटा को स्टोर करना। तो इसके इन दोनों के कंपैरिजन की बात करूं तो ये फ्लिप फ्लॉप में, यानी कि जितनी हमें जरूरत होती है उसी के हिसाब से हम इसको मैन्युफैक्चर यानी कि यूज करते हैं। और ये क्या रहती है, हमारी कैपेसिटर के हिसाब से रहती है, जितनी इसकी क्षमता है इससे ज्यादा ये डेटा को स्टोर नहीं करेगी, ठीक है। रिफ्रेश रिक्वायरमेंट, इसको रिफ्रेश करने की नीड होती है, एस रैम को बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, वो अपने उसी हिसाब से काम करता है। आप इसको रिफ्रेश नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जरूरत होती है, वरना ये क्या कर जाएगा, सिस्टम आपका हैंग कर जाएगा। अगर आप इसको टाइम टू टाइम इसकी जो धूल मिट्टी होती है उसको भी निकाल के अगर आप साफ नहीं करते। इसके अलावा स्पीड आती है, स्पीड क्या होती है, एस रैम की कैसी होती है, फास्टर होती है और इसकी स्लोअर होती है। इसके पावर कंजम्पशन इसका हाई, इसको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है और इसको स्लो यानी कम लाइट की जरूरत पड़ती है। डेंसिटी की बात करूं तो इसमें लोअर और इसमें हाई, यानी हर चीज में आपका डी रैम
जो है हमारे क्षमता के अनुसार रहता है, लेकिन ये जो है हर चीज में क्या है इससे लोअर। अगर इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये SRAM क्या होती है हमारी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, और DRAM क्या होती है हमारी चीप रहती है। वॉलेटाइल की बात करूं तो दोनों मेमोरी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दोनों कैसी होती है हमारी वॉलेटाइल होती है, यानी कि लाइट जाने के बाद डेटा हमारा कैसा हो सकता है डिलीट हो सकता है अगर आपने सेव नहीं किया है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इसमें मोर कॉम्प्लेक्सिटी आती है और इसमें क्या रहती है सिंपल रहती है, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करूं यूज किसमें होती है ये, यानी SRAM जो हमारी यूज होती है वो हमारी कैश मेमोरी में यूज होती है, कैश मेमोरी के थ्रू हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये हमारी जो होती है DRAM ये हमारी मेन मेमोरी के कंपोनेंट में आती है, ठीक है। मैं अपना टॉपिक कुछ देर के लिए रोककर आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब कर रहे हैं या किसी कारण से आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, अब आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एपनी ग्रुप लेकर आया है आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज, जिसे आप एपनी ग्रुप के माध्यम से सुभारती यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्सेज BA, MA, BCom, MCom, BLiv, MLiv, MBA ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज ही एडमिशन लीजिए और अपनी रुकी हुई पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए और अपने कैरियर की एक नई शुरुआत कीजिए। तो आज ही एडमिशन लेने के लिए एपनी ग्रुप में संपर्क करें। एपनी ग्रुप का नंबर हमारी स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है। हमारा नंबर है 8923476004। आइए अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये हमारे कंप्यूटर की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जिसको हमारे लिए क्या करना होता है, लाइट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसमें दिस मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन यूज ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट, मतलब हम इसमें सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। दूसरा, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिस द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि ये एक हमारे कंप्यूटर में कैसे मैन्युफैक्चर्ड की जाती है परमानेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा आर रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड स्टार्ट अ कंप्यूटर, जो हमारी रोम मेमोरी होती है इसको यूज करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, सिस्टम को स्टार्ट होना चाहिए, यानी कंप्यूटर ऑन होना चाहिए। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तब हम उसके लिए क्या कहते हैं, बूट स्टेप्स, क्या बोलते हैं, बूट स्टेप्स, ठीक है। रोम क्या होती है, कंप्यूटर ROM chips are not only used in computer but also in other electronic items, मतलब रोम कंप्यूटर में एक चिप की तरह यूज होने वाली मेमोरी नहीं है, बल्कि इसका यूज हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे हमारे माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है ना। अब माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन का रोम में क्या मतलब है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही कह दिया गया है, क्या है ये, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। और ये कब यूज होती है, जब हमारे क्या होती है, लाइट होती है, यानी कि आप ये बिना लाइट के इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज नहीं कर सकते ना। वॉशिंग मशीन है, लाइट चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, वॉशिंग मशीन काम नहीं करेगी, ठीक है। उसमें भी हमारी क्या होती है, रोम मेमोरी का यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें भी एक हमें मेमोरी चाहिए। वॉशिंग मशीन में आपने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए तो उसमें एक टाइमर लगा होता है। टाइमर क्या है, मेमोरी के लिए ही तो है कि आप अपना टाइमर लगा कर आए कि आपको 10 मिनट तक कपड़े धुलने, कि आपको 5 मिनट में कपड़े आपने ड्राई करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे रोम मेमोरी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन, ठीक है। आई होप अब आपको रोम मेमोरी बिल्कुल क्लियर होगी। रोम मेमोरी हमारी 3 टाइप की होती है। PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा आता है हमारा EPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड आता है हमारा EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या हो गए, हमारे टाइप्स हो गए रोम के, ठीक है। PROM, EPROM और EEPROM। इसके लिए भी मैं आपको एक कंपैरेटिबल टेबल बनाकर दिखा देती हूँ और उसमें आपके लिए ये तीनों की तीनों मेमोरी अच्छे से याद हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी, ठीक है।